कर रहे हैं बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर। इससे पहले हमने ADHD कर लिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट है बेटा वो है ASD, ठीक है, दिस इज द थर्ड डिसऑर्डर इन योर सिलेबस। ASD इसका मतलब है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेक्ट्रम तो देखो कि आप साइंस में जब पढ़ते हो, जैसे ये प्रिज्म है तो लाइट जब इस पर गिरती है तो फैल जाती है, ठीक है, अलग अलग 7 कलर्स का आपको विबग्योर प्राप्त होता है, ठीक है, ये अलग अलग कलर्स हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो उसी प्रकार स्पेक्ट्रम का मतलब है तो फैल जाना, मतलब इतनी सारी कमियां हैं ना, इतने सारे मतलब समस्याएं हैं कि उनको स्पेक्ट्रम कहा गया। ऑटिज्म का मतलब है संलीन, ऑटिज्म का मतलब है संलीन, कि अपने आप में लीन होने को क्या कहा गया, ऑटिज्म। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब आपको पता ही है बेटा विकार, मतलब स्वयं में लीन, संलीन। ऑटिज्म मतलब संलीन, अपने आप में ही लगा होना, अपने आप में ही लगा होना, सेल्फ सेंटर्ड होने की वजह से इतनी सारी समस्याएं हो जाना कि उनको स्पेक्ट्रम कहा गया, ठीक है। इस प्रकार का जो विकार है उसको क्या कहा गया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये एक आइडिया था कि भाई नाम से ही आप मीनिंग कैसे समझ लेते हो, कैसे याद करते हो। अब इसके डिफाइन देखते हैं बेटे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इट इज अ न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मतलब विकासात्मक विकार है, मतलब जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा विकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। न्यूरोलॉजिकल है, कहीं ना कहीं ब्रेन से संबंधित है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से संबंधित है। इट इज अ न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इन विच डिफिकल्टी, अब देखो कि इसमें समस्याएं क्या हैं, कौन कौन सी समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी। इन कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि संदेश महान, दूसरे से वार्तालाप करना, इन कम्युनिकेट करना, जैसे अपनी बात दूसरों को कितनी एफिशिएंटली, ये क्या है, ये आपका मैसेज है, जो मैसेज कन्वे करता है वो क्या होता है, सेंडर, ठीक है, और जिसको मैसेज देना होता है वो मतलब जिसको प्राप्त होता है वो रिसीवर कहलाता है। अब ये देखो कि रिसीवर, मैसेज तभी कंप्लीट होगा ना जब रिसीवर ने उसी अर्थ में जो बात आप कहना चाहते हो उसने उसी मीनिंग को समझ लिया। अगर वो ठीक से नहीं समझ पाता या आप उसको ठीक से नहीं समझा पाते तो वो कम्युनिकेशन नल हो गया, उस कम्युनिकेशन का कुछ ना कुछ मतलब नहीं रहा और उससे समस्याएं और हो जाएंगी। तो ये लोग जो है ASD, ये कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स हैं, दूसरे लोगों के साथ ठीक ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उसके बाद है डिफिकल्टी इन लैंग्वेज, लैंग्वेज सीखने में भाषा का ही विकास ठीक से नहीं होता, भाषा को सीखने में भी कठिनाइयाँ हैं। उसके बाद है सोशल स्किल एंड बिहेवियर, बेटा कोई भी इंसान है, कोई भी पर्सनैलिटी है, उसके सोशल स्किल के कारण सबसे ज़्यादा जानी जाती है। तो ये लोग सामाजिक नहीं है, मतलब जैसे कोई दुख और तकलीफ में है तो नेचुरली आप उससे क्या पूछोगे, भाई कोई मतलब आप उसको क्या करोगे, कंसोलिडेट करने की कोशिश करोगे, उसको थोड़ी सांत्वना देने की कोशिश करोगे, थोड़ा उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करोगे कि भाई कोई नहीं है, सबके साथ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं, बट ये लोग क्या है, सोशल एनिमल्स बिल्कुल भी नहीं है, इनमें सोशल स्किल्स नहीं है, दूसरे के दुख सुख में भाग लेने की एबिलिटी इनमें बिल्कुल नहीं होती। तो दे आर नॉट सोशली, यू कैन से सोशली एक्सेप्टेबल पीपल, समाज इनको पसंद नहीं करता है। उसके बाद है इनका बिहेवियर, बिहेवियर मतलब व्यवहार सामान्य बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो अब आप फिर से देखो कि ASD क्या है बेटा, ASD का मतलब है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म का मतलब संलीन, स्पेक्ट्रम का मतलब वितरण हो जाना एक तरीके से, डिसऑर्डर का मतलब विकार, मतलब अपने आप में लीन कहने के कारण इतनी सारी समस्याएं हैं कि उसको स्पेक्ट्रम कहा गया। इसको क्या कहा गया है, संलीन, ठीक है, संलीन होने की वजह से इतनी सारी समस्याएं हो जाना, तो इस प्रकार का जो विकार है उसको ही ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा गया। डिफाइन कैसे करोगे, इट इज अ न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, इन विच डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, सोशल स्किल एंड बिहेवियर। अब
हम करेंगे बेटा, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब उसके बाद हम करेंगे इनके सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, मतलब क्या चीज़ें हैं जो उनको दूसरों से अलग करती हैं, जिनके बेसिस पर लोग पहचान सकते हैं कि हाँ इनमें कोई डिसऑर्डर है। जैसे कि हम डिफाइन में कुछ बातें आ चुकी है बेटा। डिफिकल्टी विद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, दूसरों की बात नहीं समझ पाते या दूसरों को अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते, नहीं समझा पाते। डिफिकल्टी विद लैंग्वेज, भाषा का विकास, किसी भी पर्टिकुलर भाषा का विकास, ठीक है, इनका कंप्लीट नहीं होता, पूरी भाषा का ज्ञान इनको नहीं होता, ठीक है। भाषा का विकास ना होने की वजह से भी अपनी बातें दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते या उनकी बातों को ठीक शब्दों में, ठीक अर्थों में नहीं समझ पाते। उसके बाद है बेटा सोशल स्किल। तो सोशल स्किल भी आपको डिफाइन में बता दिया गया कि जो हमारा एक समाज हमसे कुछ गुणों की अपेक्षा करता है कि हम छोटों को प्यार करें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, अपने कलीग्स के साथ कोऑपरेट करें और हम काइंड हार्टेड हों, हम सिंपैथिक हो नेचर में, हमारा कैरेक्टर हाई हो। तो कुछ गुण हमसे समाज मतलब चाहता है, ठीक है। बट ये लोग क्या है बेटा, ये लोग इन सोशल स्किल्स में सब में फेल होते हैं। ये दूसरों के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करते। मोस्टली दे आर सेल्फिश इन नेचर, दे आर नॉट काइंड हार्टेड। ये बिल्कुल भी दूसरे के दुख सुख में किसी भी प्रकार से पार्टिसिपेट नहीं करते। तो सोशल स्किल कहीं ना कहीं क्या होता है, कम होते हैं इनमें। टेंडेंसी टू एंगेज इन रिपीटेटिव बिहेवियर, रिपीटेटिव बिहेवियर, रिपीट करना। तो रिपीटेटिव, किसी भी काम को रिपीट करने की बड़ी आदत होती है इनकी। मतलब एक बात बोल दी वही फिर दोबारा बोल रहे हैं, फिर तीसरी बार बोल रहे हैं। उसी काम को एक ड्राइंग बनाने लग गए ना तो बार बार पेज फाड़ते रहेंगे। 10 बार बनाने के बाद कहीं उसको मतलब फाइनलाइज तो वो कभी होती ही नहीं है, ठीक है। तो एक काम को बार बार रिपीट करने की इनकी बड़ी आदत है। तो रिपीटेटिव बिहेवियर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है बेटा इसके सिम्टम्स में। टचिंग द सेम ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन, किसी भी वस्तु को बार बार टच करना, ठीक है। जैसे कोई आपकी पर्टिकुलर कोई भी वस्तु रखी है, कोई बुक है, उठा रहे हैं, रख रहे हैं या किसी भी चीज़ को टच करते रहेंगे ऐसे बार बार। तो मतलब ऐसा बिहेवियर जो दूसरों को इरिटेट करे। कहीं ना कहीं लोग इनको देखकर पहचान लेते हैं। लोकल अगर मैं वर्ड कहूँ तो लोग इनको सनकी और मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स इनके लिए यूज़ करते हैं। बट ये क्या बेटा, कहीं ना कहीं डिसऑर्डर होता है। तो इनके व्यवहार से भी कहीं बार इनको पहचाना जा सकता है। एक ही चीज़ को बार बार टच करते रहेंगे। उसके बाद क्या है, सेंसिटिव टू टेस्ट, साउंड एंड स्मेल। मतलब जो इनके सेंस ऑर्गन्स हैं, दे आर यू कैन से दे हैव मच पावर्स एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। ये सुपर सेंसिटिव होते हैं कि इनको साउंड भी बहुत जल्दी सुनाई दे जाती है, स्मेल को भी ये बहुत जल्दी भांप लेते हैं, ठीक है। और कोई भी और उनकी जो आप कह सकते हो कि जो टेस्ट है, टेस्ट बर्ड्स भी इनके बड़े डेवलप्ड होते हैं। तो कुछ चीज़ें, कुछ कैरेक्टर्स औरों से अलग होते हैं इनके। कुछ मतलब आप पर सिम्टम्स को देखकर उनको पहचाना जा सकता है। कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी होती है, लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी होती है, सोशल स्किल बिल्कुल भी डेवलप नहीं होते, रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं, उन्हीं चीज़ों को बार बार टच करते रहते हैं। साथ ही साथ जो सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव टूवर्ड साउंड, स्मेल एंड टेस्ट। दीज आर द सिम्टम्स। अब हम करेंगे बेटा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कॉजेज क्या हैं। कॉजेज का मतलब होता है कारण। सबसे पहला तो है मेल न्यूट्रिशन प्रेगनेंसी। मेल न्यूट्रिशन का मतलब समझो, प्रेगनेंसी का तो मतलब समझ गए भाई, गर्भावस्था, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसको प्रेगनेंसी कहा गया। मेल न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, मेल न्यूट्रिशन का मतलब है बेटा कुपोषित, ठीक है। जो आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, मतलब उसकी मदर को, जो बच्चे को जन्म देने वाली है, अगर वो कुपोषित है, अगर उसको संतुलित आहार, बैलेंस डाइट नहीं मिलता, उसमें किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, आयरन की कमी है या और विटामिन की कमी है, जो बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट है उसकी ग्रोथ के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, वो कमियां हैं, मेल न्यूट्रिड है किसी भी रीज़न से, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो ये भी एक कारण है किसी भी प्रकार के विकार को जन्म देने के लिए। उसके बाद है एनवायरनमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि बच्चे को जो एनवायरनमेंट जन्म के समय और उसके बाद मिला,
मान लीजिए कि वो अपराधियों में रह रहा है, तो डेफिनेटली एक नॉर्मल बच्चा भी जो अपराधी संगति में रहेगा कहीं ना कहीं कई प्रकार के डिसऑर्डर जन्म ले लेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि एनवायरमेंटल भी एक फैक्टर है, एनवायरमेंट भी एक फैक्टर है। थर्ड इज ब्रेन डेवलपमेंट। हर बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट वो एक लेकर पैदा होता है, जेनेटिक फैक्टर है ये। तो ब्रेन डेवलपमेंट अगर उसका ठीक तरीके से नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं है तो ये भी इस प्रकार के डिसऑर्डर का कारण हो सकता है। और लास्ट में जेनेटिक फैक्टर, एज यू नो कि जो हमारी पर्सनैलिटी है, अगर कोई डिसऑर्डर भी है या नॉर्मल पर्सनैलिटी भी है, सबसे ज़्यादा बेटा जेनेटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, दोनों का मिक्सचर है कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी। तो यही वही बता रहा है कि जेनेटिक फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, साथ ही साथ ब्रेन डेवलपमेंट को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं। और जन्म के समय, इसीलिए बेटा हमारी सोसाइटी में जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसका बहुत ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। जब मतलब किसी की प्रेगनेंसी के दौरान उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। कारण यही है कि बच्चे का जन्म माँ के स्वास्थ्य पर, बच्चे का स्वस्थ जन्म आप कह सकते हो कि माँ के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, टोटली डिपेंड करता है। अगर माँ की जो जैसे भी कंडीशन होगी, बच्चे की ग्रोथ पर उसका पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक अच्छे, एक हेल्दी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए जो माँ है उसका भी हेल्दी होना बहुत ही जरूरी है। अब हम इसके बाद करेंगे बेटा नेक्स्ट डिसऑर्डर, जो आज हम करने वाले हैं OCD। OCD का मतलब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। पहले ऑब्सेसिव का मीनिंग देखिए। ऑब्सेसिव का मतलब है जुनून, जुनूनी होना, ठीक है। किसी काम के लिए ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके लिए एफर्ट करना, एक बात को मन में बिठा लेना और अलग अलग थॉट्स क्रिएट करना क्या कहलाता है? ऑब्सेसिव कहलाता है। कंपल्सिव बिहेवियर का मतलब है अनवांटेड रिपीटेडली बिहेवियर। किसी काम को आपको वो चाहे लोगों को पसंद आए ना आए, आपको पसंद आए ना आए, उसको बार बार करना क्या कहलाएगा? कंपल्सिव बिहेवियर कहलाएगा। इट इज़ अ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब भी आपको पता है मेंटल डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले बेटा हम इसकी डिफाइन देखते हैं। आपको दो वर्ड का मीनिंग पता चल गया। ऑब्सेसिव का तो जुनूनी होता है और कंपल्सिव का मतलब रिपीटेटिव बिहेवियर करने वाला डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है ये, ठीक है। दिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर दैट कॉजेस रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स, ठीक है। इसकी डिफाइन देखिए कि OCD क्या है? एक मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसेबिलिटी भी कह सकते हो क्योंकि डिसऑर्डर का मतलब ही क्या है? मेंटल है। दैट कॉजेस रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स, मतलब इसमें कि कोई भी अनवांटेड थॉट्स हैं वो बार बार दिमाग में जनरेट होते हैं। व्यक्ति अपने आप ही सोचता रहता है, कल्पनाओं की दुनिया में रहता है। और ऐसे ही जब आप किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो तो अनवांटेड थॉट्स भी आपके माइंड में आने लग जाते हैं, ठीक है। कोई मतलब सिचुएशन नहीं हुई। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि आप न्यूज़ सुन रहे हो, टीवी में बताया गया एग्जैक्टली, मतलब एक तरीके से बताया जा रहा है कि भाई जैसे कि कोई बीमारी फैली है, आप अपने हाथ बार बार धोते रहे, ठीक है। सभी उसको फॉलो भी कर रहे हैं, अपने हाथों को बार बार धो रहे हैं। अब आप देखते हो कि हाथ ना धोने की वजह से जर्म के इन्फेक्शन से कुछ लोग मर भी रहे हैं, ठीक है, कि उनको कोई बीमारी फैल रही है और वो लोग, उनकी डेथ हो रही है। अब इस बात को आप बार बार सोचते रहते हो, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो। ऐसा आपके दिमाग में घर कर गया कि अगर आपने हाथ नहीं धोए ना तो भाई डेथ हो जाएगी, जर्म्स का इन्फेक्शन आपके शरीर में पहुंच जाएगा और डेथ हो जाएगी। अब आप क्या कर रहे हो? उन अनवांटेड थॉट्स की वजह से आपने क्रिएट कर लिया कि हाथ धोने से आपकी जान बच सकती है। आप बार बार क्या करते रहते हो? हाथ धोते रहते हो। तो आप कहोगे कि मैम इट इज़ अ गुड थिंग कि अगर कोई हाथ धो रहा है तो अच्छी बात है जर्म्स, पर बेटा इतनी बार हाथ धो रहे हो कि खाना खाने के बीच में आप 10 बार हाथ धोते हो। हाथ इतनी बार धो रहे हो कि जब भी कोई भी देखे आपको आप हाथ ही धोते मिलते हो। हाथों पर स्किन क्या हो गई है? साबुन का यूज़ करने से, सोप का यूज़ करने से स्किन क्या हो गई है? स्किन में से कहीं ना कहीं ब्लीडिंग होने लग गई है, क्रैक्स पड़ गए हैं। पर आप क्या कर रहे हो? आपके माइंड में या जो भी, जिसको भी डिसऑर्डर है उसके माइंड में ये बात घर कर गई है कि अगर वो ऐसा करेगा तो क्या हो जाएगा? उसकी जान बच जाएगी। तो ऑब्सेसिव है ये, मतलब कोई सिचुएशन ऐसी नहीं थी जैसे क्रिएट कर ली गई, ठीक है। एक ऐसे डिसऑर्डर का शिकार हो गए जरूरत से ज्यादा किसी विषय के बारे में सोचने की वजह से कि आपका मेंटल जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है। तो ये इसी प्रकार का डिसऑर्डर है बेटा। दिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर दैट कॉजेज रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स। अनवांटेड आप कह सकते हो कि जो थॉट्स वास्तव में है ही नहीं, जो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनके बारे में सोचने लग जाते हो, ठीक है। किसी आदमी की आपसे टक्कर होगी, आप ये सोचने लग जाओगे ये मेरा मर्डर करना चाहता था, ये मुझे मारना चाहता है, ठीक है। ऐसा कर करके आप हर आदमी के बारे में फिर यही सोचने लग जाओगे
कि उसने मुझे टक्कर मारी थी, कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव था। तो इस प्रकार के अनवांटेड थॉट्स आपको मतलब जो भी पर्सन इन्फेक्टेड है उसको मेंटल डिसऑर्डर की तरफ ले जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद देखते हैं बेटा सिम्टम्स क्या है, कैसे रिकॉग्नाइज करें हम ऐसे डिसऑर्डर को कि सोसाइटी में कोई व्यक्ति है जिसको ऐसा डिसऑर्डर हो गया है। अब देखिए कि ऑब्सेसिव थॉट्स, सबसे पहली बात तो यही है कि जो विचार है वो जुनूनी विचार है, अकाल्पनिक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल फैक्ट्स पर आधारित है, वो ऐसे उस पर आधारित है जो वास्तव में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखिए फियर ऑफ कंटेमिनेशन बाय जर्म्स, इन लोगों को जरूरत से ज़्यादा, देखो जर्म्स से अगर आपको डर लगता है और आपको लगता है कि वो फैलेंगे तो इससे कोई गलत बात नहीं, ठीक है, इट इज़ अ कॉमन थिंग। जैसे कि अभी कोई भी आपकी डिजीज स्प्रेड हो रही है तो उससे आप प्रिकॉशंस करोगे, पर ज़रूरत से ज़्यादा फियर बना लेना क्या कहलाता है, इन लोगों के विचारों में ये एग्जिस्ट कर जाता है। ये हर चीज़ से क्या है भाई, इससे जो हम फैल जाएंगे, इससे जो हम फैल जाएंगे, मतलब हर चीज़ को हाथ लगाने से पहले हाथ धोएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, अपने दिमाग में ऐसे अनवांटेड थॉट से इन्हें क्या लगता है, ज़्यादा कंटेमिनेशन ऑफ जर्म्स का इनको बहुत ज़्यादा फियर होता है। एक्सेसिव फोकस ऑन रिलीजियस एक्टिविटीज़, जो ऐसे लोग हैं वो ज़्यादातर आपको धार्मिक प्रवृत्ति के मिलेंगे और बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटी, देखो भगवान का नाम लेना कोई गलत चीज़ नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप गॉड में बिलीव करते हो। तो उसके बाद क्या है, ये जरूरत से ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटी, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, और ये भी नॉर्मल नहीं, एक्सेसिव, ठीक है ना, जरूरत से ज़्यादा जब ये हो जाए तो एक्सेसिव कहोगे आप उसको, वो वाला इनका बिहेवियर है। फियर ऑफ लूजिंग द थिंग, चाहे इनके जो नियर डियर हो वो या कोई इनकी वस्तु हो, ये उसकी बहुत केयर करते हैं, इनको लगता है कि वो उसको खो देंगे, ठीक है। तो अनवांटेड थॉट्स आते रहते हैं इनके माइंड में और इनको लगता है कि ये चीज़ें उनसे गुम हो जाएंगी, तो वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा फियर रहता है उनको। उसके बाद सुपरस्टिशियस है, सुपरस्टिशियस का मतलब आपको पता होगा बेटा, अंधविश्वासी, ठीक है। मतलब वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, हम साइंस पे भी ट्रस्ट करते हैं। अगर कोई मतलब थिंग्स हैं तो हम लॉजिकल भी उसका एस्पेक्ट समझ सकते हैं, बट ये हर चीज़ में सुपरस्टिशियस इन नेचर है। तो दीज आर द ऑब्सेसिव थॉट्स, ये इनके थॉट्स हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा इनके दिमाग में घूमते रहते हैं। इनको लगता है कि जर्म के कंटेमिनेशन से डेथ हो जाएगी, ठीक है। रिलीजियस एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने नियर डियर को लूज करने का फियर रहता है और सुपरस्टिशियस होते हैं नेचर में। अब हम आ जाएंगे कंपल्सिव बिहेवियर। ये क्या कंपल्सिव बिहेवियर, कंपल्सिव बिहेवियर मैं आपको बता चुकी हूँ कि होता क्या है। कंपल्सिव बिहेवियर इज अनवांटेड रिपीटेटिवली बिहेवियर, ठीक है। किसी काम को आप बार बार कर रहे हो तो वो आपका कंपल्सिव बिहेवियर है। तो ये क्या करते हैं, बार बार डबल चेकिंग ऑफ द थिंग्स, ठीक है। आपने गेट के लॉक लगा दिया, ये 10 बार चेक करके आएंगे कि अरे लग गया है नहीं लग गया, फिर आके बैठ जाएंगे, फिर सोचेंगे, फिर जाएंगे चेक करने के लिए। तो ये बार बार चेकिंग करते हैं, यहाँ पे लिखा है डबल चेकिंग, पर ये बहुत बार चेकिंग करते हैं बेटे। उसके बाद है रिपीटिंग ऑफ सर्टेन वर्ड्स, कुछ वर्ड को, कुछ सेंटेंसेस को ये थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप ही बोलते रहते हैं। तो इसका आप याद रखोगे। एक्स्ट्रा केयर ऑफ लव वंस, सभी जिनसे हम प्यार करते हैं उनकी सबकी हम चिंता करते हैं, बट एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा मतलब लूजिंग, फियर ऑफ लूजिंग देम, उनको खोने का इनको डर रहता है कि मेरी कीमती चीज़ है, मेरा बहुत प्यारा जो है, ये मेरा बच्चा है या ये मेरे कोई भी लविंग वन है, इनको कोई ना कोई मतलब कुछ हार्म कर देगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा डर, इतना डर कि उन लोगों को एक जेल की तरह रखा जाए, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद है बेटा स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम ऑन वॉशिंग एंड क्लीनिंग, जो मैंने बता दिया कंटेमिनेशन ऑफ जर्म्स का फियर है। तो ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है, जितना भी टाइम इनके पास होता है मोस्ट प्रोबेबली टाइम ये क्लीनिंग, वॉशिंग इसमें लगाते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डरिंग और अरेंजिंग द थिंग्स, थिंग्स को अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। थिंग्स इनको फैली बिल्कुल पसंद नहीं है, ये हर चीज़ को अरेंज करके रखते हैं। प्रेइंग एक्सेसिवली, छोटी सी बात के लिए भगवान के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं प्रेयर के लिए, मतलब हर बात पे प्रेयर करते हैं, ठीक है। हे भगवान ये कर दियो, मुझे ये बचा लियो, मुझे ये कर दियो, मुझे मतलब छोटी चीज़ के लिए आप हाथ जोड़े खड़े रहते हो। तो दीज आर द कंपल्सिव बिहेवियर। एक बार देखो, आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो जाएगा कि कंटेमिनेशन ऑफ जर्म्स का बहुत ज़्यादा फियर है। उसके बाद क्या है, एक्सेसिव फोकस ऑन रिलीजियस एक्टिविटीज़ है,
अपनों को खोने का डर रहता है और अंधविश्वासी होते हैं, साथ ही साथ हर चीज़ को 2 बार चेक करते हैं, 3 बार चेक करते हैं और कुछ वर्ड्स को, कुछ सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करते रहते हैं, चीज़ों को अरेंज करके रखते हैं और क्लीनिंग पे बड़ा ध्यान देते हैं, साथ ही साथ लास्ट में है हर चीज़ के लिए प्रेयर करते हैं। ये नॉर्मल भी हो सकती है, बट ये एक्सेसिव हो जाए जब दूसरों को पता लगने लग जाए कि भाई क्या हो रहा है वास्तव में, कुछ पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है। जब लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने लग जाए ना ये चीज़ें, ज़रूरत से ज़्यादा जब ये लिमिट क्रॉस कर जाए, तो ये कहीं ना कहीं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है बेटा। अब इसके कॉजेज क्या हैं? कॉजेज आपको पता है कि जेनेटिक कॉजेज तो होते ही होते हैं बेटा। प्रॉब्लम इन फॉलोइंग, सबसे पहले हम करते हैं लो लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। लो लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे हमने एसपीडी में किया था कि ब्रेन तक मैसेज जाएगा, रिस्पॉन्स जाता है, फिर उसका स्टिमुलस जाता है, सिग्नल जाता है, फिर उसका रिस्पॉन्स आता है। पर इनके इसी ट्रांसमीटर के सिग्नल में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये ठीक से इनके मैसेज ब्रेन तक मैसेज कन्वे नहीं हो पाता या उस अर्थों में ये समझ नहीं पाते। प्रॉब्लम इन पाथवे ऑफ द ब्रेन, मतलब ब्रेन तक मैसेज ले जाने में, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई रुकावट है। ऐसा नहीं है कि लाने और ले जाने के सिस्टम में, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम इनके पाथवे में है, ब्रेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। ज़रूरत से ज़्यादा जब आपके वातावरण का दबाव आपके ऊपर है, उसकी वजह से भी क्या है, कोई व्यक्ति डिसऑर्डर में जा सकता है। जैसे कि अभी मान लीजिए कि कोई डिजीज स्प्रेड हो रही है, उसका ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर दबाव बना लेना। इसके साथ साथ है एनी इनहेरिटेड इन्फेक्शन। कोई इन लोगों को ज़्यादातर जन्म से कोई ना कोई क्या होता है इन्फेक्शन, ये बाय बर्थ लेकर पैदा होते हैं, उस इन्फेक्शन की वजह से ये डिसऑर्डर क्रिएट होता है एक तरीके से, ठीक है। ये डिसऑर्डर उनके माइंड सेट में बैठ जाता है, ऑब्सेसिव थिंकिंग है उनकी, कंपल्सिव बिहेवियर है, और इस प्रकार से क्या है आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। कॉजेज में याद रखना है कि जेनेटिक है, इनहेरिटेड कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है उनको, ब्रेन के पाथवे में प्रॉब्लम है, लो ट्रांसमीटर है, मतलब लो लेवल है उनका चीज़ों को समझने का भी और रिस्पोंड करने का भी। और उसके बाद क्या है बेटा, एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी होता है उनके ऊपर, जिससे क्या होता है वो इस डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई हमारे देश में, इंडिया में बेटा अभी तक हम इन डिसऑर्डर को बहुत कम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और अगर मैं फॉरेन कंट्री या डेवलप कंट्री की बात करूं तो वहाँ पे लोगों को हल्का सा स्ट्रेस होने के बाद डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए चले जाते हैं, पर यहाँ तो आप देखोगे कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों की भी लोग खुद से दवाई ले लेते हैं। तो डॉक्टर के पास जाने से डरना नहीं है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, लोगों का जीवन तनाव में हो गया है, और ऐसे डिसऑर्डर को अगर प्राइमरी स्टेज पर ही रिकॉग्नाइज किया जाए तो उनको सुधारा जा सकता है। पर बेटा जब ये एक्सेसिव लेवल पर चले जाते हैं तो ये किसी व्यक्ति की